नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से आप सबों को निरंतर मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मिलता रहे और इतिहास, भूगोल, नागरिक की पढ़ाई का जो चिंता है आपकी वो पूरी तरह से दूर हो जाए। तो चलिए देखते हैं उदारवाद। आपके बुक में पहला टॉपिक है दिया हुआ है उदारवाद क्या है। मैट्रिक के एग्जाम में इस टॉपिक से दो तरह के सवाल पूछते हैं, और यदि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उदारवाद क्या है, यानी उदारवाद का क्या अर्थ है। लेकिन आपके NCERT बुक के क्वेश्चन सेशन में यदि पार्ट में आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि उदारवाद क्या है और विभिन्न लोगों के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आज का कंटेंट इसी प्रकार से तैयार किया हूँ ताकि शॉर्ट पूछे तो भी आप तैयार हो लिखने के लिए, और लॉन्ग पूछे तो भी आप तैयार हो लिखने के लिए। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मज़े लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि उदारवाद आखिर है क्या। तो लिबरलिज्म, ये जो वर्ड है लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, इसकी व्युत्पत्ति ये कह सकते हैं कि उदारवाद शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। बहुत सिंपल है, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है आज़ाद। तो हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इतना ही तो लिखना है कि उदारवाद क्या है। तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है आज़ाद। और आज़ाद क्या है इस चीज़ को आप भली भांति समझते हो, है ना। चलिए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर इस चीज़ से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं कि उदारवाद का विभिन्न समूहों के लिए क्या क्या अर्थ थे। यानी हर लोगों के लिए उदारवाद का अलग अलग अर्थ था। वे लोग अलग अलग तरीके से इस उदारवाद को ब्रीफ करते थे, अलग अलग तरीके से इस उदारवाद की व्याख्या करते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नागरिक एवं राजनीतिक उदारवाद क्या है, यानी आम जनता के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था, महिलाओं के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था, और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था, क्या मायने रखता है। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे हर वर्ग का उदारवाद की एक अपनी अलग अलग परिभाषा है, और यही लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आम नागरिक की बात करें तो आम नागरिक के लिए उदारवाद का क्या मायने रखता था भाई, कि वे स्वतंत्रता और समानता पर बल देते थे। मतलब वे लोग उदारवाद को स्वतंत्रता और समानता से जोड़ कर देखते थे। उनका मानना था कि उदारवाद का मतलब क्या है कि इक्वालिटी, समानता और स्वतंत्रता, यही उनके लिए उदारवाद का अर्थ था कि हमें स्वतंत्रता मिले, हमें समानता मिले। लेकिन यहाँ पर भी लोचा है कि वे लोग समानता और स्वतंत्रता की वकालत जरूर करते थे, परंतु महिलाओं के मताधिकार के वे पक्षधर नहीं थे। मतलब एक तरफ आम नागरिक जो थे वो स्वतंत्रता और समानता की वकालत करते थे, किसके आधार पे, उदारवाद के अर्थ पे, परंतु वे महिलाओं को मताधिकार देना नहीं चाहते थे। तो अब जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं होगी उनके लिए उदारवाद का मतलब क्या था कि मताधिकार को हासिल करना। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप सबों को कि आम जनता के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था, तो स्वतंत्रता और समानता, जबकि महिलाओं के लिए उदारवाद का अर्थ क्या था, मताधिकार को हासिल करना। क्योंकि वे लोग जो पुरुष वर्ग थे वो महिलाओं को मताधिकार देना नहीं चाहते थे। ठीक इसी प्रकार से वे लोग एक ऐसे सरकार का गठन करना चाहते थे जो सर्वसम्मति से चुना गया हो, यानी कि वे कहीं ना कहीं निरंकुश राजतंत्र के विरोधी थे, है ना। वे उदारवाद के तहत निरंकुश राजतंत्र का विरोध करते थे और साथ ही साथ वे संवैधानिक और प्रतिनिधित्व आधारित सरकार के पक्षधर थे। मतलब ये लोग
ऐसे सरकार का गठन करना चाहते थे जो संवैधानिक रूप से गठित हो और प्रतिनिधित्व आधारित हो, मतलब जिसमें आम जनता का भी प्रतिनिधित्व शामिल हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई तीसरा पॉइंट है कि निरंकुश राजशाही चर्च कुलीनों के विशेषाधिकारों के ये विरोधी थे। हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि फ्रांस में किस प्रकार से निरंकुश राजशाही से जुड़े लोगों को, कुलीनों को, चर्च के लोगों को जन्मजात विशेषाधिकार दिया गया था। तो ये सभी लोग जो थे ना, वो निरंकुश राजशाही के, चर्च के लोगों को और कुलीनों को जो जन्म से विशेषाधिकार मिला था, तो वे इन सभी विशेषाधिकारों के क्या थे? विरोधी थे। ये निजी संपत्ति के सुरक्षा के पक्षधर थे, मतलब जो उदारवादी थे वे निजी संपत्ति की सुरक्षा चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारी जो निजी प्रॉपर्टी है उनकी रक्षा की जाए, उसको, हालांकि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। एक तरफ ये समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि नहीं, जो अमीर वर्ग है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, तो उनकी प्रॉपर्टी का भी रक्षा किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा वाली बात है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात है कि जहाँ एक तरफ वे स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं परंतु वे महिलाओं के मताधिकार के पक्षधर नहीं है, एक तरफ वे समानता की बात करते हैं परंतु वे निजी संपत्ति की सुरक्षा की बात करते हैं, मतलब समाज में आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ वे प्रेस की स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। तो ये हो गया आपका कि नागरिक और राजनीतिक उदारवाद का क्या अर्थ था। तो स्वतंत्रता और समानता पे बल देते थे, सर्वसम्मति से चुने गए सरकार के पक्षधर थे, निरंकुश राजशाही चर्च कुलीनों के विशेषाधिकार के विरोधी थे और निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वे संवैधानिक और प्रतिनिधित्व आधारित सरकार के पक्षधर थे। साथ ही साथ ये निजी संपत्ति के सुरक्षा के पक्षधर थे और प्रेस की स्वतंत्रता ये लोग चाहते थे कि मीडिया को पूरी तरह से आज़ादी मिलना चाहिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आर्थिक उदारवाद। यदि आर्थिक उदारवाद को समझना होगा तो थोड़ा सा आपको नेपोलियन को याद करना होगा कि किस प्रकार से नेपोलियन ने फ्रांस में सत्ता को हासिल किया था और जब उसने फ्रांस में सत्ता को हासिल किया था तो वहाँ पे क्या क्या बदलाव किया था। तो इस चीज़ को मैं बहुत ही शॉर्ट वे में, जो रिलेटेड है, केवल मैं उसी की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन महासंघ के प्रत्येक राज्य में, मतलब जब नेपोलियन सत्ता में था और उसने जर्मन महासंघ का जब गठन किया था तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो वहां पर अलग अलग मुद्रा थी, मतलब जितने भी राज्य थे जर्मन महासंघ के सभी में अलग अलग तरह की मुद्रा चलती थी, यानी एक समान मुद्रा का प्रचलन नहीं था। साथ ही साथ अलग अलग नाप तौल प्रणाली थी। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है कि हर जगह अलग अलग नाप तौल की मुद्रा थी। मतलब सपोज दैट कि वहाँ पे 1 मीटर कपड़ा मतलब 100 सेंटीमीटर यहाँ होता है। यदि किसी स्थान पे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो रहा है तो किसी दूसरे प्लेस पे 100 सेंटीमीटर की जगह हो सकता है कि 200 या 150 सेंटीमीटर का 1 मीटर कपड़ा होगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया भी गया है। तो आप समझिए ना कि वहाँ पे अलग अलग नाप तौल प्रणाली थी। साथ ही साथ वहाँ पे हर राज्य की अलग अलग सीमा शुल्क थी। तो इन सभी वजहों से, इन सभी के वजह से क्या हो रहा था, व्यापार जो था ना, वाणिज्य व्यापार जो था वो पूरी तरह से क्या हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। तो इसी वजह से जो आर्थिक उदारवाद के लोग थे उनका एक अलग व्यू था। उदारवाद का मीनिंग उनके लिए अलग थे। क्या क्या मीनिंग थे भाई? तो वे मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि व्यापार को बिल्कुल मुक्त रखा जाए, उसको किसी भी प्रकार का उसके ऊपर बाधा या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाए। वे बिल्कुल फ्री रहकर काम करना चाहते थे, राज्य के नियंत्रण से वे बिल्कुल मुक्त रहना चाहते थे। वही यहाँ पे लिखा गया कि मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। वे आर्थिक गतिविधियों में राजकीय नियंत्रण के विरोधी थे, मतलब जो सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा उनके ऊपर नियंत्रण लगाया गया था, उनको कंट्रोल किया जा रहा था, वे इन सभी चीजों के क्या थे, विरोधी थे। साथ ही साथ उनका मानना था कि बाजार को
सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, मतलब कि वे चाहते थे कि जो बाजार है उसको सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त रखा जाए और वे मुक्त रखकर व्यापार करना चाहते थे। ठीक इसी प्रकार से मध्यम वर्ग की बात किया जाए तो मध्यम वर्ग में भी कौन आते थे, तो व्यापारी लोग ही आते थे और वे लोग एक ऐसे एकीकृत क्षेत्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें आबाद रूप से, मतलब बिना किसी परेशानी का वे व्यापार कर सके। तो यही आपका एक टॉपिक था कि यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ कि उदारवाद का क्या अर्थ था और भिन्न भिन्न समूह के लोगों के लिए उदारवाद का क्या क्या मायने था। तो आप लोगों ने देख लिया कि नागरिक और राजनीतिक उदारवाद का क्या तात्पर्य था और आर्थिक उदारवाद का क्या तात्पर्य था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।